कल लास्ट क्लास में हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई प्लॉटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्राफ। मैम हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का यूज कर रहे थे। हाँ, हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका मोशन जो है हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। यस मैम। और हाँ, और इसके आगे हम लोग उस ग्राफ की हेल्प से एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे थे। ठीक है ना? तो हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ with the help of position time graph, we can determine speed of an object or magnitude of velocity of object। अब इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर सपोज ये ग्राफ है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये ग्राफ है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। मैम इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। अ, कर लीजिए, क्योंकि हम फिर वैल्यू इसी से लिखेंगे ना। ठीक है, इसमें जो है इस साइड जो है पोजीशन या डिस्टेंस है हमारा, और इस साइड हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम है। टाइम सपोज जैसे सेकंड में हम ले रहे हैं, और पोजीशन या डिस्टेंस हम लोग मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, अब ये ओरिजिन हो गया 0। जैसे कल वाली ही वैल्यू लें तो ज्यादा आसान रहेगा कि 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ऐसे हम लोग लें तो हम लोग की वैल्यू थी 20 40 ऐसे करके थी ना। 1 2 3 4 5 6, 20 40 60 80 100 और 120, ऐसी वैल्यू थी। सपोज हमको इस ग्राफ की हेल्प से स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो सपोज हमने लिया यहाँ से, जहां जिस टाइम इंटरवल के बीच में हमको वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करनी है, उस टाइम इंटरवल से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे सपोज यहाँ से डाल रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक पॉइंट मिला,
और ये हमें दूसरा पॉइंट मिला। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया ए पॉइंट और ये बी। इन दोनों के बीच में हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है। तो अब यहां से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचेंगे दोनों पॉइंट से। सपोज ये ऐसे क्रॉस हुआ। अब ये ट्रायंगल जो बना हमारा, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं हम, ये तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ए बी, और इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, अब जो ए वाला पॉइंट है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसको नाम दिया हमने T1, और सी वाले को, बी वाले का जो टाइम पीरियड है, इसको टाइम दिया T2। ठीक है, इसी तरह से ए की जो पोजीशन है, इसको नाम दिया S1। S1, और बी की जो पोजीशन है, उसे नाम दिया S2। ठीक है, नेमिंग हो गई। अब यहाँ पर, यहाँ अगर हमको ए सी की वैल्यू चाहिए, ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग T2 माइनस T1 करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और वो वैल्यू हम ग्राफ से देख सकते हैं T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आएगी माइनस करने पे, ये क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल को बता रहा है, चेंज इन टाइम। ठीक है, और बी सी जो है हमारा, बी सी, बी सी क्या बता रहा है हमको? ये पोजीशन कैसे चेंज हो रही है वो बता रहा है। तो अगर हमको बी सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम S2 माइनस S1 करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, तो हमको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया हमारा S2 माइनस S1, और ये वैल्यू हम ग्राफ से देख सकते हैं ना। और ये हमको क्या बता रहा है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब हमको मालूम है कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी निकालनी हो या स्पीड निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितना चेंज इन पोजीशन है, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन टाइम इंटरवल। यही होता है फॉर्मूला, मतलब टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया उस पीरियड में और कितना टाइम में किया। तो यहाँ फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी या स्पीड हमें निकालनी है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। अब ये वैल्यू हमको ग्राफ से मिल गई दोनों, और दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चेंज इन पोजीशन मतलब हो गया S2 माइनस S1, जो भी वैल्यू है हमारी, और इन अपॉन T2 माइनस T1। और वैल्यू अगर हम ग्राफ में देखें, तो S2 हमारा है 80 और S1 है 40, तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं 80 माइनस 40, और T2 हमारा है 4 और माइनस T1 है 2, तो ये वैल्यू रख सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 20। अब हमारी यूनिट यहाँ पर क्या थी? जो पोजीशन मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो हमारी जो वेलोसिटी की यूनिट आएगी 20 मीटर पर सेकंड। आ गई? तो ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा है, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसके केस में हम इस तरह से वेलोसिटी को
निकाल सकते हैं। मीन्स कॉल इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू। ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, दूसरी तरह का है, मीन्स कर्व्ड है, तो उससे हमें क्या पता चलता है? नेक्स्ट है हमारा, अगर ग्राफ हमारा इफ cm/s, ये हुआ, ये क्या हो रहा है? if graph is curved, अब दूसरा हम लोग कर रहे हैं। कर्व्ड मीन्स नॉन लीनियर है, और कह सकते हैं नॉन लीनियर। तब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट लीनियर, जो नॉन लीनियर ग्राफ है या कर्व्ड ग्राफ है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी या स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट लाइन है मीन्स यूनिफॉर्म है वेलोसिटी या स्पीड, अगर कर्व्ड है या नॉन लीनियर है इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब क्या है? कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है, अरे पोजीशन उसकी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है। मीन्स कभी टाइम इंटरवल में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और किसी टाइम इंटरवल में वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हर टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह की जो वेलोसिटी जब अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हम नहीं शो कर पाते हैं। तो उसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमेशा कर्व में आएगा। ओके, ये ग्राफ जो आएगा हमारा इस तरह से आएगा। इस तरह का ग्राफ जो है क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ये पोजीशन है और ये है टाइम। ये ग्राफ हमको शो कर रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी हर बार बदलती जा रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी वो ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, कभी वो स्लो हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो एक्सिलरेटेड मोशन है ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज भी हो या डिक्रीज हो, दोनों केस में क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। तो हम ये ऐसे केस में कहते हैं कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे भी होगा, कर्व शो कर रहा है मीन्स अगर ये देखो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी कम होती जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह का अगर कर्व्ड ग्राफ है इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट है हमारा, और कैसा ग्राफ हो सकता है? अगर ग्राफ हमारा ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें भी यहाँ ये टाइम है सेकेंड में और यहाँ पोजीशन है मीटर में। और अगर ग्राफ हमारा, मैम ये क्या ड्रॉ किए हैं आप?
ये जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं, उससे पहले वाला। ऊपर वाला मतलब मेरा कहना है कि कर्व ग्राफ किसी भी शेप हो सकता है इस तरह से, अगर स्पीड बढ़ रही है पोजीशन। मैम फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। वो कुछ नहीं है, वो जस्ट बता रहे हैं कि कर्व किसी भी तरह का हो सकता है, उसको ड्रॉ नहीं करना है आपको, ओके मैम। उसको हम हटा देते हैं, रुको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ इस तरह से है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पे, मीन्स डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है उसका ओरिजिन से। ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम, इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो आप लिखेंगे कि सिंस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is not changing with time, thus the vehicle is या object is at rest. क्लियर है? तो ग्राफ को देख के हमको समझ में आ रहा है, हम लोग ने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट लिखे थे ना, कि ग्राफ से हम लोग को 3 चीज पता चलती है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है उससे पता चल रहा है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। दूसरा हम लोग ने पॉइंट लिखा था कि हम उससे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इसके पहले वाले ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि हम लोग उससे पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए, है ना? और तीसरा पॉइंट हम लोग ने लिखा था कि हम अगर दो ऑब्जेक्ट है या कई ऑब्जेक्ट है तो उनके मोशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर अब देखो कैसे करते हैं, कंपेयरिंग मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। सपोज ग्राफ हमारा ये, ऐसे ग्राफ है। ठीक है, इसमें फिर वही है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, सेकंड में, और वाई एक्सिस पे पोजीशन है। पोजीशन को डिस्टेंस भी आपको कभी ग्राफ में लिखा हुआ मिल सकता है। पोजीशन है ये मीटर में। ठीक है, अब इस पे जैसे हम कुछ भी डाल सकते हैं स्केल तो, सपोज 10 2 3 4 10 20 डाल दिया, मान लो 30 40, और इसे इधर भी ऐसे ही डाल दिया मीटर में। 10 20 30 40 कुछ भी।
दूसरा ग्राफ कहाँ गया? ये, ठीक है, दो ग्राफ है, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट की मोशन को शो कर रहा है। सपोज ये ए है ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट का मोशन शो कर रहा है, और दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए की कि बी की, तो अगर इस तरह से हमको कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे। जैसे ये तो 0 पॉइंट है हमारा, 0 से सपोज हमने ले लिया 30 तक ले लिया, ठीक है, 30 तक लिया और 30 से परपेंडिकुलर लाइन डाली यहाँ, जो दोनों को कट कर रही है, ए को भी और बी को। अब वहां से हमने पैरेलल लाइन डाली ऐसे, जहां पे बी को कट किया और जहां को ए को कट किया वहां से भी पैरेलल लाइन डाली। ठीक है, कटिंग पॉइंट से पैरेलल लाइन डाली। अब इससे हमको ए की पोजीशन जब स्टार्ट किया, ए ऑब्जेक्ट 30 मिनट के बाद ए की पोजीशन कहाँ है वो भी पता चल गई, और 30 मिनट के बाद बी की पोजीशन कहाँ है वो भी पता चल गई। अब सेम टाइम इंटरवल में ए ने सपोज ये 15 मीटर है, 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और बी ने सेम टाइम इंटरवल 30 सेकेंड में 30 मीटर कवर किया है। तो सेम टाइम इंटरवल में जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, नेचुरली उसकी वेलोसिटी ज्यादा तेज है, वो ज्यादा फास्ट जा रहा है, इसीलिए उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है सेम टाइम इंटरवल में। तो हम ग्राफ देखकर ये बता सकते हैं कि जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब हम यहाँ पे अगर नोट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, या इन, यहाँ लिखो इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 30 मीटर एंड displacement of A is 15 मीटर, जैसा कि ग्राफ से हमको दिख रहा है। ठीक है, अब फॉर द सेम टाइम इंटरवल अगर जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर द सेम टाइम इंटरवल displacement of object B is more than object A। thus हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, वेलोसिटी ऑफ बी इज हायर है, वेलोसिटी ऑफ बी इज सॉरी is higher than that of A। क्लियर है सबको? इस तरह से हम लोग दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये हो गया ओके। हम लोग का, हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको पता चलता है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तब कैसे उसका होगा ग्राफ, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तब कैसा ग्राफ होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट शोज variation in velocity with time. For an object moving in a straight line. ठीक है, इसमें भी कई तरह के ग्राफ होंगे। फर्स्ट है, जैसे सपोज फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप ये ग्राफ है। इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे एज यूजुअल। टाइम किस में भी ले सकते हैं, आवर में, मिनट में, सेकंड में, कैसे भी ले सकते हैं। आपकी बुक में कैसे दिया है, मीटर पर सेकंड ही दिया सब जगह, तो सपोज इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। और इधर हमने ले लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी फिर मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, बाई एक्सिस पे। सपोज इसमें मार्किंग कर दी हमने 1 2 3 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और इधर मीटर में भी ऐसे ही मार्किंग कर दी। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ सपोज दिया हुआ है ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में तो हमको समझ में आ रहा था कि वह पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब इसमें क्या नहीं चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, है ना। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कह सकते हैं। इसको हम लोग नोट भी कर ले कि ये ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है, कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity,
ग्राफ देख के हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अब इस ग्राफ से हम लोग दूसरी क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर दो टाइम इंटरवल के बीच का में वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, तो दो टाइम इंटरवल के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मींस डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमने एक टाइम इंटरवल लिया 20 से 30 या 40, कोई भी ले लिया टाइम इंटरवल, यहाँ से ले लिया, सपोज ऐसे लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इधर से भी परपेंडिकुलर डाला, ये आया पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ये हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन से हमको पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ए पे है तब वो उसका टाइम क्या है, सपोज ये t1 है। ठीक है, और जब बी पे है तो उसका टाइम हो गया t2। ठीक है, अब ए से बी के बीच में उसने मीन्स t1 से t2 टाइम बीतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हम निकालेंगे। अब दोनों ही ए और बी दोनों ही पॉइंट पे वेलोसिटी तो सेम है 30 है ना मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हमको फॉर्मूला हम सोचें तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, होता है ना। स्पीड अगर किसी चीज की निकालते हैं तो हम उसका क्या यस मतलब मैम। होता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, दैट इज उसकी वही उसकी स्पीड है या वही उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैम डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर यहाँ स्पीड लिखेंगे तो वहां डिस्टेंस लिखेंगे। अगर वेलोसिटी की जगह हम स्पीड लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन चलता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये चीजें, है ना। अगर क्लास किया होगा तुम लोग ने फिजिक्स वाला तो उसमें वेक्टर स्केलर क्वांटिटी ये सब पढ़ाया था मैंने। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। या तुम आप इसके ऊपर एक लाइन ही नोट कर लीजिए, तब आपको क्लियर होगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हेडिंग की तरह लिख लीजिए ऊपर। अब हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। हाँ, इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूले के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। वेलोसिटी को v से डिनोट कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट को d से या s से, जिससे भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी हमारी जो है ए बी से मालूम चल रही है, और हमको जो डिस्प्ले सॉरी टाइम है हमको t2 माइनस t1 से मालूम चल रहा है। ठीक है, तो t2 माइनस t1 कर देंगे तो हमको टाइम मालूम चल जाएगा, और ए बी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है दैट इज 30, तो वो कॉमन है सेम। तो ग्राफ देख करके हमको दोनों वैल्यू यहाँ पर पता चल जा रही है। ठीक है, तो अगर हम जनरल मैथ्स देखें
तो मैथ्स में हमारा जो किसी रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, एल इंटू बी, दैट इज एरिया, होता है ना। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, T2 माइनस T1, मान लो ये लेंथ हमारी है और ये जो वेलोसिटी हमारी ब्रेथ है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि A से B के बीच का अगर हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो A से B वाले पॉइंट के नीचे का जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ T2 माइनस T1 जो है हमारा क्या है, अगर हम नेम कर दें, यहाँ पे A B ऊपर है और यहाँ पे नाम कर दें ये C और यहाँ नाम कर दें ये D, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारी, एरिया, है ना। इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को मान लो हमने एस लिखा, तो हमारा जो एरिया निकलेगा ये क्या होगा, ए बी इंटू बी सी कह सकते हैं, बी डी या ए सी कह सकते हैं, है ना। ए सी इंटू सी डी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ को तो कह सकते हैं ना। तो एक एक ए सी हो गया, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ए सी हो गया, और ये हो गया हमारा सी डी, यहाँ से यहाँ तक सी डी हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ ना ये। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू सी डी। अब AC की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ ऊपर कितनी आ रही है, AC की वैल्यू जो है यहाँ 30 आ रही है, यहाँ हम देख सकते हैं 30, तो AC की जगह तो डायरेक्ट 30 लिख दिया हमने, और इंटू CD कितना है हमारा, CD हमारा T2 माइनस T1 हो रहा है, T2 माइनस T1 हो रहा है हमारा, तो दोनों वैल्यू हमको मिल रही है। तो T2 माइनस T1 कितना है हमारा, इसमें से हम ग्राफ में अगर देखते हैं तो T2 40 है और T1 20, तो 40 माइनस 20 हो गया, 30 इंटू 40 माइनस 20। ये चीज समझ में आ रही है सबको, ये जो वैल्यू हम नोट कर रहे हैं ग्राफ से, यस मैम। ठीक है ना। तो ये हो गया 30 इंटू 20, तो ये हो गया 600 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है 600 मीटर, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना। क्लियर है। अब टाइम काफी हो गया है, मीटिंग एंड कर रहे हैं, और तुम लोग टाइम से आया करो, स्टार्टिंग में 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। यस मैम। हाँ, कल लास्ट क्लास रहेगा ना फिजिक्स का, मंडे तो केमिस्ट्री है, तो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहे हैं और कल टाइम से आइएगा आप लोग। और जो ग्राफ दोनों है वो ग्रुप में भेज देना सब लोग, और ग्राफ के ऊपर स्केल लिख देना, ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।